Hello and welcome to session number 13 of communication skills. In this we are going to cover oral skills, oral presentations, making an effective oral presentations, advantages and disadvantages of oral communication, preparing PowerPoint slides. So what is speaking according to you? It's a French proverb जो speaking को explain कर रहा है. Actually a wise man reflects before he speaks and a fool speaks and then reflects on what he has uttered. एक वाइज मैन वो है जो रिफ्लेक्ट करता है बोलने से पहले, यानी कि जो वो बोलता है तो समझ में आता है कि रियली ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज मैन, और वहीं फूल पहले बोल देता है और बाद में सोचता है कि उसने क्या बोला, और जिस वजह से उसके बोलने के बाद ये समझ आ जाता है कि ही इज़ अ फूल. तो आप ये जान पाए होंगे कि स्पीकिंग हमारी पर्सनालिटी को ही दर्शा देती है, हमारी पूरी पर्सनालिटी ही उससे रिप्रेजेंट की जाती है जो हम बोलते हैं. तो इसीलिए हमें हर चीज़ बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए और स्पीकिंग को हमारी बहुत डेवलप कर लेना चाहिए, स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए ताकि वी कैन बी टेकन एज अ वाइज मैन. वाइल स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. टेक इनिशिएटिव, बी पोलाइट, पोलाइट रहिए क्योंकि जितना पोलाइट बात करेंगे उतना अच्छा इंप्रेशन आप बना पाएंगे. प्लेजेंट रहिए, स्माइल, जोक्स और इस टाइप की सेंस ऑफ ह्यूमर आप ऐड करते रहेंगे तो सामने वाला इंसान आपसे बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा. क्लियर एंड कंसाइज रहिए, बिल्कुल साफ साफ कहिए बात को, और टोन, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन का हमेशा ध्यान रखिए. और अगर आप कोई नेगेटिव ओपिनियन देना भी चाहते हैं, वैसे तो ट्राई कीजिए उसे ना दें आप, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां आपको नेगेटिव ओपिनियन देना ही पड़ता है, तो आप थोड़ा सा वहाँ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. इट शुड बी ना साइट नेगेटिव ओपिनियंस बट इट शुड बी इन अ पॉजिटिव मैनर. और फीडबैक आप साथ साथ लेते रहिए ताकि सामने वाले का रिस्पॉन्स आपको पता चलता रहे कि वेदर ही इज़ टेकिंग यू इन द राइट वे और नॉट. जिस इंटेंशन से आपने कहा वो उससे आपको ले रहा है या नहीं ले रहा है. ओरल स्किल्स के आज हम ये लेक्चर में ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, उनकी कुछ 1-to-1 ओरल कम्युनिकेशन और ओरल प्रेजेंटेशन के बेसिक स्टेप्स और समरी. नाउ व्हाट अबाउट अ गुड कम्युनिकेटर? आपको क्या लगता है गुड कम्युनिकेटर कौन होता है? गुड कम्युनिकेटर हमेशा वो होता है जो अपनी बात को बेहतर तरीके से सामने वाले को समझा पाता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे तो बहुत एक टिपिकल डिफ़िकल्ट लेसन हुआ करता था. कभी कभी आपने देखा होगा कि टीचर उसे बहुत ही फ़नी स्टोरीज़ और सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करते हुए उस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देती थी, यानी कि आपको वो डिफ़िकल्ट लेसन समझ भी आ जाता था, लर्न भी हो जाता था और पता भी नहीं चलता था, स्ट्रेस भी नहीं होता था. अगर कोई इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल्स का हेल्प लेते हुए आपको अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है तो द पर्सन कैन बी टेकन एज अ गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि उसे अपनी बात भी कह दी और आपको कुछ प्रॉब्लम भी महसूस नहीं हुई और बहुत अच्छे से आप समझ भी पाए वो चीज़ को. और गुड टीचर वही है जो अपनी नॉलेज शेयर करता है स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स आगे वो नॉलेज अपनी फ्रेंड्स के साथ जब शेयर करते हैं तो इस तरीके से आप अच्छी बातों को कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो इन दिस वे अ गुड कम्युनिकेटर इज़ अ पर्सन हु ऑलवेज कम्युनिकेट्स वेल. ओरल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ओरल प्रेजेंटेशंस को हम वो होती हैं जो हम ग्रुप में बोलते हैं, स्पीकिंग टू अ ग्रुप इन ऑफिशियल गैदरिंग्स. स्पेशली इन ऑफिशियली जब हम गैदरिंग्स में ग्रुप से बात कर रहे हैं, मीटिंग्स में या किसी भी तरीके का ओरल प्रेजेंटेशन, स्पीच वगैरह प्रेजेंटेशन हो रहा है, उनको हम ओरल प्रेजेंटेशंस का नाम देते हैं. उस ओरल प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले आप अपने थोड़े ऑर्गेनाइजेशन और उसके मिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है लार्जर ग्रुप को देनी है, इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी वहाँ ध्यान रखें. Then when you start, first of all give the introduction of your presentation. पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और अपना स्पेशलाइजेशन जो है उसे इम्प्रूव करने के बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि एक्चुअली आप ये प्रेजेंटेशन दे किस ले रहे हैं, इसका मोटिव क्या है और इसमें क्या बताने वाले हैं. और डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड एंड रिजल्ट ये आपकी बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन में आता है, क्योंकि आप इसमें विजुअल एड्स और चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं और हाईलाइट करना चाहते हैं मेन पॉइंट्स को. और इसके बाद दिस इज़ वेयर यू विल टेल योर ऑडियंस व्हाट यू हैड प्लान टू टेल देम. यहीं पर आप अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि एक्चुअली आप उन्हें बताना क्या चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कुछ पर्सुएट करना चाहते हैं, या आपका मेथड क्या है बताने का.
रिमेंबर टू कोप विद स्टेज फ्राइट। कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पर जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन अगर वो एक नज़रिया अपने दिमाग में व्यू पॉइंट बना लें कि जिन्हें वो अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वो भी तो इंसान ही हैं, दे आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स एंड नॉट मशीन्स, तो वो हमेशा अपनी नर्वसनेस को रोक पाएंगे और एक बेहतर प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। इस बात का अगर हम ध्यान रखें कि हम अकेले नहीं हैं, इवन बड़े से बड़े स्पीकर के साथ भी ये प्रॉब्लम आई होगी कभी ना कभी, और वो भी आपके साथ सिंपथाइज करेंगे। दे विल फॉरगिव यू फॉर योर ऑनेस्ट मिस्टेक्स, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है। ये नज़रिया अगर हम लेकर जाएं तो हम कभी भी अब उस चीज़ से डरेंगे नहीं स्टेज पे जाने से। और नर्वसनेस जो है वो आपकी अगर कितनी भी ज़्यादा हो, आपके ऑडियंस के सामने नहीं आनी चाहिए। और इवन आप ये याद रखिए कि अगर छोटी मोटी आपसे कोई गलती हो भी जाती है या आपकी वॉइस में थोड़ा सा ट्रेमर आता भी है, तो आपकी ऑडियंस इस पर आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगी। इनफैक्ट दे कैन अंडरस्टैंड यू एंड दे विल फॉरगिव यू फॉर योर ऑनेस्ट मिस्टेक्स। यूजुअली मैंने देखा है या हम सब देखते हैं कि लोग स्टेज फ्राइट से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। जब भी उनको कहीं जाने का बोला जाए कि आपको स्टेज पे जाके ये प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। स्टेज फ्राइट एक्चुअली एक फियर होता है हमें ऑडियंस के सामने खड़े होकर कुछ बोलने का। इट इज़ ओनली एक्सप्रेशन ऑफ द फियर ऑफ लुकिंग फुलिश बिफोर अदर पीपल। हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली इस बात का डर रहता है कि हम लोगों के सामने जब प्रेजेंटेशन देंगे तो शायद लोग हमें एज फूलिश हम कहलाएंगे, या इस तरीके से लोग हमें फूलिश कहेंगे। तो उस चीज़ का डर हमारे अंदर बैठ जाता है और हम जाकर प्रेजेंटेशन देने से हमेशा कतराते हैं। कई लोगों के लिए तो स्टेज फ्राइट इवन स्नेक बाइट या फॉलिंग फ्रॉम द क्लिफ या हाइट से भी ज़्यादा बढ़कर सामने आता है, जो उनको हमेशा रोकता है गुड प्रेजेंटेशन देने से। ये बातें कुछ आप याद रखिए कि इफेक्टिव जब ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप अपने आप को कंपोज कीजिए, यानी कि आप प्रैक्टिस करिए घर पे एक्चुअल स्पीच देने से पहले। आप प्राइवेट में भी रिहर्स कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स के सामने या मिरर के सामने, ताकि अपने आप को पूरे तरीके से आप कंपोज कर सकें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जो मैसेज है कंटेंट को, उसको ठीक से आप कंपोज कर सकें। और स्टार्ट कर सकते हैं एक स्टोरी से, एक फेमिलियर सी स्टेटमेंट से, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। आप स्लो में स्टार्ट करिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा स्लो होना चाहिए, बट इट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आपका अगर वेल प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन होगा तो वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आगे इंटरेस्ट बना रहेगा। और फैसिलिटीज़ जो हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़, उनको भी चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्टेज या वहाँ का साउंड सिस्टम, क्योंकि अगर उस टाइम पे वो काम नहीं करते तो वी समटाइम्स फील वेरी नर्वस अबाउट दैट। कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि जो आप कहना चाहते हैं कम से कम वो सामने वाले को ठीक से समझ आए। ऐसा ना हो कि आप अपने बॉडी मूवमेंट्स या सामने स्टेज फ्राइट को लेकर इस तरह इतना डर जाएं कि मैसेज को ही ठीक से रिप्रेजेंट ना कर पाएं। और इसका एक सबसे बेहतर तरीका या इम्पॉर्टेंट तरीका यही है कि आप प्रिपेयर करते रहिए इसके लिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू प्रिपेयर वेल इन एडवांस एंड प्रैक्टिस एज ऑफन एज यू कैन। Now some basic steps for oral communication presentation is plan your presentations। अपनी ऑडियंस को प्रोफाइल में ध्यान रखते हुए कि वो आपकी एक्सपर्ट है ऑडियंस, या बिल्कुल उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, या ऑडियंस किस तरह की है, उनको ध्यान में रखते हुए आपने भी प्रेजेंटेशन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना सारा मैसेज और कंटेंट रखेंगे जैसी आपकी ऑडियंस होगी। और अपनी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी, अगर उनकी नीड्स आप समझते हैं तो आप हमेशा अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। और एक स्ट्रैटेजी बनाइए अपने माइंड में कि उनको क्या चीज़ आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या उनकी नीड्स हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली खरे उतरते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन होगी। और अगर आप अपनी ऑडियंस को जानते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को जानते हैं, और ये जानते हैं कि ओकेजन क्या है, कहाँ प्रेजेंटेशन देनी है, इन सब चीज़ों का आपको अंदाज़ा है, इस चीज़ को आप पहले ही अच्छे से सब कुछ समझ चुके हैं, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक अ वर्थवाइल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन या ओरल कम्युनिकेशन करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टॉपिक को क्लियर कर दें, क्योंकि सामने वाला जब तक टॉपिक के बारे में नहीं जानता होगा तो वो आपकी बात को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाएगा। और टॉपिक को इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनाइए लोगों के हिसाब से, उसमें स्टोरीज या जोक्स ऐड कर सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर ऐड कर सकते हैं, ताकि लोगों का ध्यान बना रहे उसमें, और अगर वो इंटरेस्टिंग होगा तभी उसे लोग पूरा सुनने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। और शॉर्ट सिंपल क्रिस्प सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स वगैरह, फ्रेजेस जो हैं बहुत लंबे होंगे तो शायद आपकी बात समझने में थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, इसीलिए शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स रखिए और प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट रखिए।
एडवांटेजेस की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन के काफ़ी एडवांटेजेस रहते हैं, क्योंकि ये फास्ट है, आपको फटाफट से रिस्पांस भी मिल जाता है उसी टाइम कि सामने वाला आपकी बात समझ पाया या नहीं समझ पाया। और ये टू वे कम्युनिकेशन है, इसलिए हर तरीके से जो स्पीकर है वो अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करेगा लिसनर को अपने, ताकि लिसनर उसकी बात जो इंटेंशन जिस वे से उसने बोला है वो समझ पाए। और फ्लेक्सिबल है, अलग अलग तरीक़ों से आप अपनी बात समझा सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग अलग तरीके से यूज़ करके, हेड मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, हर तरीके से आप यूज़ करके उनको अपनी बात समझा सकते हैं। एंड ये आपस में बात करने से काफ़ी अच्छे से आप अपनी बात को अलग अलग इवन सब्जेक्ट एरियाज़ के लोगों को भी सिंप्लीफाई करके आप अपनी बात समझा सकते हैं, और ये इजी और प्लेजेंट टू यूज़ भी रहता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इस जैसे कि कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ हर चीज़ में कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसमें भी रहेंगे। ये हमेशा ऐसा होता है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सेव करना हो, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो वहाँ आपको कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, लीगल डॉक्यूमेंट्स की। आप सिर्फ इस चक्कर में कि टाइम सेव होगा, आप ओरल में नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, वहाँ आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स और रिटन प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो ये किसकी डिसएडवांटेज रहेगी कि इट डजेंट ऑलवेज सेव्स टाइम, और हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। वहीं रिटन मटेरियल में हम बार बार उसे रिपीट करके देख सकते हैं, जो हम इसमें नहीं कर सकते। और रिटेंशन इसका काफ़ी कम रहता है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर 1 घंटे का लेक्चर देने के बाद आप शायद उसको 5 मिनट में वापस रिटेंशन जो है आपका बहुत कम रहेगा, 5 मिनट में वापस उसको दोहरा सकते हैं। यानी 1 घंटे में सिर्फ आपने 5 मिनट का ही रिटेंशन दे पाए आप। 1 घंटे में सिर्फ मतलब बहुत ही कम इंफॉर्मेशन, आपका रिटेंशन जो है वो काफ़ी मिनिमल हो जाता है इसमें। और टोन के वेरिएशन से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। टोन अगर हम ऊंचा रखें तो ऐसा लगता है कि शायद गुस्सा कर रहे हैं, या टोन डिफरेंस जो है अगर वेरिएशन है उसमें, तो कभी कभी इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। और वर्ड्स अगर हम कम इस्तेमाल करें तो कभी कभी हम अपना मैसेज सही से कन्वे नहीं कर पाते हैं, और रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता, इसका कोई लीगल प्रूफ भी नहीं होता, इसीलिए ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे। 1-to-1 ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हमेशा बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि हम इंटरेक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी बात बता सकते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, हेड मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, हमारी आई मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी बात को बेहतर तरीके से समझाने में। और कम्युनिकेशन क्लियर भी रहता है, बहुत कम चांस रहेगा कि आप मिसअंडरस्टूड होंगे, क्योंकि आपके इमोशंस भी साथ में इसमें समझ में आ जाते हैं। और इमीडिएट फीडबैक भी पॉसिबल है, उसी टाइम आपको लिसनर का रिस्पांस भी मिल जाएगा कि आपकी बात उसने किस तरीके से समझी, वो ठीक से समझ भी पाया या नहीं समझ पाया। अब प्रेजेंटेशन देने के बाद एक सेशन आता है ऑडियंस क्वेश्चंस। ऑडियंस क्वेश्चन में आप इसमें चांस देते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को, ताकि वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें इस सेशन में। और कोई भी उनको इससे प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो वो स्पीकर से इस सब चीज़ों के बारे में अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और स्पीकर को चाहिए, ज़रूरी है कि इस टाइम पे वो जब प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पहले ही प्रिपेयर कर ले, कि इस टाइप के में से यहाँ पे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं प्रेजेंटेशन में, तो उनका आंसर वो पहले ही रेडी कर ले, इन्फॉर्मेशन उसके लिए पहले ही रेडी कर ले, या उससे रिलेटेड कुछ स्लाइड्स वगैरह भी तैयार करके रख सकता है, ताकि लोगों को उस टाइम पर कोई क्वेश्चन अगर उठते हैं तो वो अपनी बात को अच्छे से समझा सके। और आप अपनी बात को प्रेजेंटेशन में समझाने के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप हाईलाइटनिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइटनिंग मतलब कि उसको थोड़ा सा कलर पेन या बुलेट से या एरो से आप डार्क कर सकते हैं, या थोड़ा सा, ताकि आपकी ऑडियंस का जो है अटेंशन आप कैप्चर कर सकें उस जगह पे, क्योंकि हो सकता है वो इंपॉर्टेंट वर्ड हो या इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो। तो आप प्रेजेंटेशन में अपनी ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करने के लिए हाईलाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, और जब आप प्रेजेंटेशन देने हैं पेन पेंसिल का, कि आप किस वर्ड पे रेफर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किस वर्ड के बारे में समझा रहे हैं, किस लाइन के बारे में, तो वहाँ पे आप पॉइंटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर की बात करें तो यू कैन रिवील इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन यूजिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू कवर द ट्रांसपेरेंसी। इससे आपको अटेंशन भी फोकस कर पाएंगे आप, और डिस्ट्रैक्शन भी कम से कम होगी। पावरपॉइंट स्लाइड्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पावरपॉइंट स्लाइड्स जो है वो MS ऑफिस के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक
एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम पावर पॉइंट बोलते हैं, जो आप अभी देख सकते हैं। ये आपको ओवरहेड्स और स्लाइड्स में हेल्प करेगा प्रेजेंटेशन करने के लिए। और ये आप फाइल स्लाइड सेटअप मेन्यू जो है वहाँ पर जाकर पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकते हैं, जहाँ पे आप इस तरीके से अपनी बात को बेहतर तरीके से अपनी ऑडियंस को समझा सकते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते टाइम इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वाइल प्रिपेयरिंग द पावर पॉइंट स्लाइड्स। अपनी इमेजेस को जो है इमेजेस से थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि क्रॉपिंग करते टाइम वो एक दूसरे पर माउंट भी हो सकती हैं, तो इसलिए कीप इमेजेस अवे फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्लाइड। और ऑल द स्लाइड्स को आप एक ही सिंगल पावर पॉइंट स्लाइड का पार्ट रखिए, क्योंकि इससे टाइम बचेगा बाद में, उस टाइम आप जब शो कर रहे होंगे। अदरवाइज अगर आप इनको अलग अलग पावर पॉइंट स्लाइड्स में रखते हैं तो इससे टाइम बाद में काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। और फॉन्ट्स का भी ध्यान रखिए कि मोनोटाइप शॉर्ट फॉन्ट्स का यूज़ ना करें, क्योंकि ये डिस्टॉर्ट हो जाते हैं बाद में। इनफैक्ट हेल्वेटिका, कोरियर बुक एटिका या टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ग्राफिक और इलस्ट्रेशन के लिए भी राइट फॉर्मेट यूज़ करें, नहीं तो पावर पॉइंट का यूज़ करते टाइम जब हम उनमें इंसर्ट करते हैं इनको ग्राफिक्स को, इलस्ट्रेशंस को, वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? हाउ टू डेवलप योर ओरल प्रेजेंटेशन? थैंक यू।